दोस्तों आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं। उन शख्सियत का नाम है कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर। राजस्थान से हैं और सर की अगर मैं बात करूं, करीब 1990 में इन्होंने सेना में ज्वाइन किया और 27 साल देश की सेवा की। 27 साल अपने आप में बहुत बड़ा समय होता है, अपने जीवन का देना सेना के यानी भारत के लिए। और सर की अगर मैं बात करूं, सर 2004 में एथेंस मेडल में सिल्वर मेडलिस्ट हैं और 2005 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। 2014 में बीजेपी से सांसद बने और मंत्री रहे। 2017 में स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। राजवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। सर सवालों की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि इस समय राजस्थान से आप आते हैं। राजस्थान में इस समय बड़ी चर्चा हो रही है कि गौ हत्या को लेकर, और जिस तरह से आपने देखा कि ओवैसी साहब गए और कहते हैं कि यहाँ पर जो राजस्थान की सरकार है और जो गौ हत्या को लेकर पूरे के पूरे समय विवाद छिड़ा हुआ, उसमें राजस्थान सरकार का हाथ है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, सरकार का कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और आप अखबार उठा के देखिए या चैनल्स पे देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं वहां का रहने वाला हूं। जो भूमि राजस्थान की होती थी, वीरों की भूमि, जहां महिलाओं का मान सम्मान होता था, आज दुष्कर्म में नंबर 1 हो रखा है पूरे देश के अंदर। खुलेआम वहां पे अलगाववादी घूम रहे हैं। आपने देखा किस तरह से वीडियो बनाकर जो कन्हैया की गर्दन काटी गई, ये तो जैसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो सिर्फ ऊपरी सतह वाला है। इसके नीचे क्या क्या हो रहा होगा, जिन्होंने वीडियो नहीं बनाए और जो इस तरह के कत्ल कर रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ये माहौल बन गया है राजस्थान के अंदर। क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार कमजोर है, सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, उन्हें पता है। तो भाग भाग के जब अड़ोस पड़ोस राज्यों से जूते पड़ रहे हैं, तो भाग भाग के वो वहां पर अलगाववादी पहुंच रहे हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। सरकार को अपना काम जहां करना चाहिए वहां सरकार काम करेगी तो अपने आप स्थिति नियंत्रण में आएगी। तो आपको लगता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत ही चकनाचूर है? टोटल। मैं आपको कह रहा हूं ना कि जूते पड़ रहे हैं अलगाववादियों को, गुंडों को हर राज्य में। उत्तर प्रदेश के अंदर तो गुंडे अब तख्ती लगाकर जेल जा रहे हैं कि भैया मेरे को जेल में ज्यादा सुरक्षित हूं मैं। तो भाग भाग के बॉर्डर क्रॉसिंग आप सबको समझना चाहिए कि ये एक एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को, गुंडों को बचाने का। क्योंकि सीमाएं होती है पुलिस की, सेना की भी सीमाएं होती हैं। तो जहां वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है दूसरी पुलिस फोर्स के साथ में। तो ये हमारे ही देश में नहीं होता, ये हर जगह होता है। लेकिन इसको इसको ओवरकम करना, यही तो पुलिस की ताकत होनी चाहिए। पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, गृह मंत्री का काम है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री भी बने बैठे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी है उनकी, केवल उनको फुर्सत ही नहीं है किसी और काम के लिए। देखिए सर, आपने मुख्यमंत्री की बात की। अभी अगर बात करें, सचिन पायलट हैं या अशोक गहलोत हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे राजस्थान की जनता का क्या हित और अनहित आप देखते हैं? देखिए, समझने की बात है। स्वार्थ की राजनीति की हद आपको राजस्थान में दिखेगी। राजस्थान की जनता ने इन्हें जिम्मेदारी दी, 4 साल हो गए, ये सिर्फ रस्साकसी में लगे हुए हैं, एक दूसरे की खींचने में लगे हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कोई कुर्सी पाना चाहता है, कोई कुर्सी बचाना चाहता है। तो स्वार्थ की राजनीति नहीं है तो और क्या है। बातें दोनों बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं दोनों ने? चलिए, थोड़ी तो फुर्सत मिलती होगी आपसी झगड़े में, थोड़ी तो फुर्सत मिलती होगी। उस फुर्सत में क्या करा इन्होंने जनता के लिए? आप एक लिस्ट बना लीजिए कि किस तरह से राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। पानी के अंदर लास्ट है, जल नल से घर में पहुंचे उसमें पूरे देश में लास्ट है राजस्थान। दुष्कर्म में नंबर 1 है राजस्थान महिलाओं के साथ। उसके बीच में आप सारी चीजें लगा लीजिए, तो उन्होंने क्या करा जनता के लिए? बेरोजगारी भत्ते की बात करते थे, आप इंटरनेट से लिस्ट निकाल लीजिए कितनों को मिला है।
लाखों युवा लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं। जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में यह लिखती है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसका मतलब तो तय है कि रोजगार नहीं देंगे। तय है या नहीं, मुझे बताओ। जो अपने प्लानिंग में यह बोल रहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उनकी प्लानिंग में यह है ही नहीं कि रोजगार देंगे। अब ना रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। जो अपनी प्लानिंग में कहते हैं कि हम 1 से 10 तक की गिनती करेंगे और हम ऋण माफ कर देंगे, आज लाखों किसान ऋण माफी के लिए अभी भी बैठे हुए। तो जो वादे इन्होंने करे थे वो तो इन्होंने करे नहीं, क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई चल रही है। अब आपस की स्वार्थ की ये राजनीति कर रहे हैं तो करिए ना, लेकिन जनता को, राजस्थान को क्यों पीस रहे? सवाल यहां उठता है। आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान आपका गृह क्षेत्र है। अभी आपने देखा था करौली में हत्या कन्हैया लाल जी की हो जाती है। इसको लेकर पूरे देश में चर्चा रही कि जिस तरह से उदयपुर में, राजस्थान के अंदर, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा रही। नुपुर शर्मा को लेकर भी चर्चा रही, वो भी आपकी पार्टी से रही, आपने पार्टी से निकाल दिया। ये घटनाओं के पीछे का जो राजस्थान के पुलिस की आपने बात की, इसके पीछे का तंत्र कैसे देखते हैं? क्योंकि जो तंत्र है, प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात उसी वीडियो में कही गई, तो इस तंत्र का क्या आप समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, फौजी से आप ये सवाल पूछ रहे हो, मेरा बिल्कुल स्पष्ट जवाब है। जब एक बार कोई वर्दी पहनता है तो उसकी जात पात, समाज सब खत्म हो जाता है। सब लोग एक ही तरह के कपड़े में होते हैं, एक ही वर्दी में होते हैं, ऊपर से ले नीचे तक बंधे हुए होते हैं, ऊपर टोपी, नीचे जूता, बीच में बेल्ट, बंधे हुए होते हैं। ये एक देशभक्ति का भाव होता है कि हम एक ऐसी ताकत हैं जिस ताकत के सामने जो जो रावण प्रवृत्ति के हैं वो हमारे सामने टिक नहीं सकते। इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना स्वाभिमान होना चाहिए वर्दी के अंदर। और वर्दी का खौफ, डर ऐसे गुंडे, बदमाश, अलगाववादियों में होना चाहिए। जब लीडरशिप ही राजनीति के इतने घोल में रंगी हुई होगी तो बार बार कन्फ्लिक्टिंग आदेश देगी, अभी करो, अभी मत करो, अभी मत करो, अभी इतना करो, अभी उतना करो, इसकी तबादला यहां कर दो, उसका तबादला वहां कर दो। तमाशा बना रखा है क्या? ये देश को चलाना है या कुछ मुट्ठी भर लोगों का फायदा करना है? नीचे फोर्स को स्पष्ट आदेश होने चाहिए और लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, तब अपने आप ये सारी गुंडागर्दी खत्म होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, कहते हैं कि मोदी जी के पिता का अपमान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, इससे पहले भी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, चौकीदार चोर है, चाय वाला, बड़े आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री पर, बड़ा अपमान किया जाता है। कैसे देखते हैं सर? प्रधानमंत्री मोदी जी को ये जितनी गाली देंगे वो उतने और मजबूत होते जाएंगे। भारत की संस्कृति की वजह से भारत जाना चाहता है पूरे विश्व के अंदर। आज दुनिया जब भारत को देखती होगी और इस तरह के बातचीत करते हुए लोग दिखते होंगे तो क्या सोचते होंगे भारत की संस्कृति का? भारत की राजनीति को इतना छोटा, इतना ओछा बना दिया है। ये एक प्रतीक है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी खुद, जो एक समय पे इतनी प्रमुख पार्टी होती थी, सिमटती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और ये इनकी बौखलाहट है, जिस कारण जब पांव के नीचे से जमीन खिसकती है ना, तो कुछ समझ नहीं जाता। फिर वो कुछ भी जो मन में आता है वो बोलने लग जाते हैं। ये हालत हो रखी है अभी कांग्रेस की। इनका विजन नहीं है कोई, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है। इनका सिर्फ एक है, खिलाफत करते रहिए बस प्रधानमंत्री मोदी जी का। और खिलाफत करते करते ऐसा माहौल बन गया है कि ये देश की खिलाफत पर उतर आया है। सर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस समय पेपर लीक को भी बड़ी चर्चा हो रही है। 4 सालों में करीब करीब 17 पेपर लीक के मामले हुए। कैसे देखते हैं जब इतने सारे स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद होता है? दिल्ली, मुंबई, कोटा, हर जगह स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सागर, प्रयागराज, और जब वो पेपर देने जाते हैं पेपर लीक हो जाता है। गवर्नमेंट का फेलियर है या पेपर माफिया के साथ गवर्नमेंट की मिलीभगत? एक पेपर माफिया पूरा काम कर रहा है और सरकार के लोग उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबीआई की जांच से ये बच रहे हैं। पूरी तरह से हर तरह का प्रूफ यही दिखाता है कि सरकार इसके अंदर शामिल है।
इतना बड़ा पेपर, एक जिस तरह से आप बोल रहे हो 17 पेपर लीक हुए, उसके अंदर से एक मुख्य पेपर था जो रीट एग्जामिनेशन का था, टीचरों की भर्ती का था। लाखों लोग उसके अंदर भाग लेने के लिए आए। उस पेपर की जिम्मेदारी, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी आप सोचिए किसको दी। सरकार के एजुकेशन विभाग के पास उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन एजुकेशन विभाग ने इस पेपर की जिम्मेदारी दी राजीव गांधी फाउंडेशन को। कोई और नहीं था जो रख रखाव कर सकता है। कांग्रेस की सरकार राजीव गांधी फाउंडेशन को पेपर की जिम्मेदारी दे रही, रख रखाव की जिम्मेदारी राजीव गांधी फाउंडेशन को दे रही, जिस फाउंडेशन के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारी, उस फाउंडेशन के अंदर पदाधिकारी हैं, सीएम शामिल, इन्हीं के चहेते लोगों की एकेडमीज चल रही हैं। ये प्रचार करते हैं कि हमारी एकेडमी में आइए, आपको पेपर की तैयारी करवाएंगे, सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। पेपर लीक होते हैं और पेपर सिर्फ उनकी एकेडमी में ही पहुंचते हैं। षड्यंत्र है या नहीं, आप बताइए मुझे। और ये पेपर माफिया न केवल पैसे छापने की मशीन बना हुआ है, बल्कि एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। आप उनका सोचिए जो अपना पेट काटकर बच्चों के लिए पैसे जमा करते हैं। आप उनका सोचिए जो जिगर पे पत्थर रखकर लोग घर से बेटी को बाहर भेजने में घबराते हैं। ये 4 शहर दूर अपनी बेटी को पहुंचते हैं। कौन रखवाली करेगा, रह पाएगी नहीं रह पाएगी, खाना खा पाएगी नहीं खा पाएगी, ट्यूशन के पैसे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरे पैसे बचाते हैं, साल 1.5 साल तैयारी होता ही है, और उसके बाद जब पेपर देने आते हैं तो पेपर रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है। आप उनका सोचिए कि उन पे क्या गुजरती है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने जो कर सकते होंगे उन्होंने छोड़कर अब कहीं हो सकता है मजदूरी कर रहे हो। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद करी है। मेरी उम्र के अंदर 5 साल ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 या 21-22 साल की उम्र के अंदर 5 साल या तो करियर बना देता है या बिगाड़ देता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आपस की जो इनकी खींचतान चल रही है, सचिन हो, गहलोत हो, एक को बड़ा प्रचलित मानते हैं, एक को बड़ा जादूगर मानते हैं, कौन लेगा ये जिम्मेदारी? राजस्थान की एक युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश की, उनकी सरकार है, अपने आप को युवा चेहरा बताते हैं, कौन लेगा जिम्मेदारी इस बात की कि पूरी पीढ़ी बर्बाद करी है वहां पर? राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, युवा देश का भविष्य हैं और युवा इस बार कांग्रेस पार्टी को इस समर्थन देंगे 2024 में। कैसे देखते हैं? टी शर्ट पहन लेना और बचकानी हरकतें करना, यह आपको युवा नहीं बनाता। युवा होता है वो ऊर्जा, जिस ऊर्जा के साथ आप काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी उम्र हो, मैं तो उनको कभी थकते नहीं देखता, मैं तो कभी उनको रुकते नहीं देखता। युवा तो एनर्जी हुई ना। जिस व्यक्ति में एनर्जी है वही युवा है, जो देश के लिए काम कर रहा है वही युवा है, जो बदलाव ला सकता है वही युवा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी आज की युवा पीढ़ी की तरफ देखते हैं, बार बार उनके लिए बात करते हैं, उनको स्वस्थ रहने की बात करते हैं, उनको फिट रहने की बात करते हैं, उनको आधुनिकीकरण की तरफ भी बात करते हैं, उनको सोशल मीडिया की भी बात करते हैं, संस्कृति की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है। और हमारी युवा पीढ़ी दुनिया के अंदर वापस भारत को वो स्वर्णिम, जो हम चिड़िया की बात करते थे, उस स्वर्णिम युग में लेकर जाएगा हमारा युवा पीढ़ी। लेकिन केवल टी शर्ट पहनने से युवा नहीं होते। आपका विजन क्या है, आपकी नीति क्या है? जीरो उसके अंदर राहुल गांधी और पूरा का पूरा इनकी सरकारें जहां जहां हैं वहां जीरो हैं ये। सर, आप सेना से हैं, पाकिस्तान पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान इस समय भुखमरी की कगार पर है। कैसे देखते हैं आप? बॉर्डर में रहे 1999 में, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, इतना आपने देखा है। इस भुखमरी का कारण किसको देखते हैं? क्योंकि भारत में भी देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं महंगाई है, और पाकिस्तान में तो महंगाई का क्या कहना है। आप एक सैनिक होने के नाते पाकिस्तान की बर्बादी का कारण किसको देखते हैं? पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि भारत जिस तरह से पहले कमजोर दिखता था, अभी भी वैसे ही कमजोर है। पाकिस्तान सेना की एक गलतफहमी थी कि भारत के ऊपर हमला करो
तो भारतीय सैनिक को सबसे पहले तो दिल्ली से अनुमति लेनी पड़ेगी। वो फाइल चलेगी, फिर फाइल वापस आएगी, जब तक तो पाकिस्तान एक्शन कर देगा। गलतफहमी थी कि 2014 के बाद भी वही भारत रहेगा। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में उन्हें जवाब देंगे, और मुझे तो लगता है कि उस भाषा के अंदर भी और जबरदस्त जवाब दे रहा है भारत। और हर तरह से सैन्य शक्ति के अंदर भारत आज मजबूत है, उनके घर में घुस के मारता है। उन्हें पाकिस्तान सेना को और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको पूरा अंदाजा है कि अगर कुछ भी करेंगे तो अंदर आकर मार के जाएंगे। सैन्य शक्ति में मजबूत है, हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते हैं, हम सैनिक को हमारी सेना को आधुनिक बना रहे हैं, सेना को लीन बना रहे हैं हर तरह से। हम आर्थिक शक्ति में भी आज 5वीं सबसे ताकतवर शक्ति बन गए हैं। और आज आपके माध्यम से मैं हर आपके सुनने वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप भी सोच रहे होंगे क्यों धन्यवाद दे रहा हूं। आर्थिक शक्ति मजबूत करने के लिए हर हिंदुस्तानी जिम्मेदार है, और उन्होंने जो अपना काम करा है उसकी वजह से आज हम अर्थव्यवस्था में इतने मजबूत बने हैं। व्यापारी हो, सर्विस में हो, युवा हो, या हर तरह से जो इस पूरी अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, टैक्स जो पे कर रहे हैं, आज उनको सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन सब की वजह से आज भारत इतना मजबूत बन गया है। एक तरफ देखिए पाकिस्तान बिल्कुल बिकने की कगार पे है, और भारत 5वीं सबसे शक्तिशाली देश बन गया अर्थव्यवस्था के अंदर। 2029 तक हम हो सकता है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए पूरी दुनिया के अंदर। ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो उन्होंने कब्जा करा हुआ है ना, आप देखिएगा कि आने वाले समय में किस तरह से वो भारत के पास आएगा। और मैं एक बार फिर आपको कहता हूं कि अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारी संस्कृति, हमारा हर व्यक्ति का प्रयास, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना, सबका प्रयास, ये सब इस चीज के अंदर शामिल है। लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। सेना तो हमारी मजबूत हमेशा से थी, सैनिक का जो कलेजा था वो मजबूत हमेशा से था, सिर्फ हाथ बंधे हुए थे, सिर्फ कैप्टनसी सही नहीं थी, लीडरशिप सही नहीं थी। आज लीडरशिप मजबूत है। सर, राजस्थान में लास्ट और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं 2023 में जो इलेक्शन है, आप सीएम फेस है, डिजिटल मीडिया में बड़ी चर्चा है, उसको उस जवाब को कैसे देखते हैं जब लोग आप पर इतना मतलब भरोसा कर रहे हैं, आपको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, डिजिटल मीडिया में बड़ी बहस चलती है, जब हम लोग कमेंट्स देखते हैं आपके वीडियोस के या बहुत सारे, तो जब आपको लोग सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, अगर जनता की बात करें, राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता आपको बहुत ही चाहती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो पुरानी राजनीति जो चलती आ रही है, ये उसके कारण है। जो कांग्रेस की जो मानसिकता वाली जो राजनीति है ना, जिसके अंदर मुझे क्या पोजीशन मिलेगी या मैं क्या, जनता का कोई हवाला नहीं, जनता की कोई सोच नहीं, लेकिन मेरे बारे में मैं क्या हूं, ये इस कारण से सवाल आते हैं कि कौन उस पद पे जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि जब तक एक मजबूत अच्छी टीम नहीं हो, और टीम का मतलब होता है हर व्यक्ति अपना काम अच्छा नहीं कर रहा हो, तब तक काम हो ही नहीं सकता। और आप उदाहरण ले लीजिए, किसी भी जो भी अच्छा काम कर रहा होगा उसके अंदर चाहे महत्वपूर्ण हो, जिम्मेदारी बड़ी हो या जिम्मेदारी छोटी हो, छोटी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति भी अगर अपना जिम्मेदारी छोड़ दे ना, तो बड़ी जिम्मेदारी वाला फेल हो जाएगा। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी की नई राजनीति युग, न्यू इंडिया, जहां पर ये पुरानी कांग्रेस वाली सोच नहीं कि मेरे लिए क्या, जनता का तो सब छोड़ ही दिया, जनता की सेवा हम कैसे कर पाएं, उसमें एक संतुष्टि मिलनी चाहिए। और मुझे तो इसी बात में संतुष्टि मिलेगी कि, और एक गौरवान्वित भारतीय होकर मैं आराम से बैठ सकता हूं कि मेरा भारत मजबूत हो रहा है, मुझे वो संतुष्टि मिलेगी, नींद अच्छी आएगी उसी बात से कि भारत आगे बढ़ रहा है। तो जब भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पद्मश्री से सम्मानित रहे, और 2004 एथेंस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट रहे, जानी मानी हस्ती और कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हैं। और सर का अगर बात करें शूटिंग में तो क्या कहना। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह, फिर मिलेंगे किसी बड़ी हस्ती के साथ और फिर आपको मिलवाएंगे और चर्चा होगी ऐसे ही। जय हिंद।